चुनाव करवा दिए, एक बड़ी सक्सेसफुल चुनाव हुए, सरकार बन गई। अब स्टेटहुड पर सवाल लोग पूछ रहे हैं। देखिए, सिर्फ चुनाव करा दिए ऐसा नहीं है। कश्मीर में 40 साल के बाद पहला चुनाव ऐसा हुआ है जिसमें एक भी रीपोलिंग नहीं हुआ है। दूसरा, 40 साल के बाद ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें एक भी टीयर गैस नहीं चला है, एक भी गोली नहीं चली है। और बहुत लंबे समय के बाद ऐसा चुनाव हुआ है जहां 60% लोगों ने अपना मताधिकार का उपयोग किया है, चाहे घाटी हो चाहे जम्मू। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और हम नहीं जीते हैं, जो जीते वो ही सरकार चला रहे हैं। स्टेटहुड का सवाल है, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स को एक प्रकार से एसेस कर निर्णय लेना होता है। मगर नाविका जी, मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा है, प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा है, हम स्टेटहुड जरूर सुनिश्चित करेंगे। इसका टाइम टेबल इस तरह के शो में आपकी टीआरपी बढ़ाने के लिए हम नहीं कर सकते हैं। तो कोई ऐसी मशीन दीजिए तो हम भी ईवीएम की तरह कुछ टीआरपी का बंदोबस्त करें। देखिए, ईवीएम की अंदर से जीत का परिणाम निकालना है तो इसका मैं फॉर्मूला बताता हूं, विपक्ष भी सुन ले। बड़ा सरल है। सुबह 6 बजे से रात को 1 बजे तक अपने लिए जीने की जगह देश के लिए जीना सीखो, अपने आप ईवीएम जीता देगा। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता करते, मगर सुबह 6 बजे से लेकर जब तक आपकी नींद न लगे अपने लिए ही जियोगे तो ईवीएम हरा देता है। तो आप कह रहे हैं कि विपक्ष के सारे नेता ऐसे ही करते हैं? मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, मैंने तो फॉर्मूला बताया क्योंकि आपने पूछा। आपके खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन हुआ, वो राज्यसभा चेयरमैन ने रिजेक्ट कर दिया। 1 मिनट, ये आपका सवाल ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जैसा है। प्रिविलेज के ब्रीच की मोशन कोई भी ला सकता है। आप एक बार वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जब मैंने कहा कि प्रधानमंत्री राहत कोष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। हमारे यहां ऐसा नहीं है, हम पार्टी और सरकार को अलग रखते हैं। तो उन्होंने कहा आप सत्यापित करिए, तो मैंने कहा मैं सत्यापित करूंगा। अब शाम को 8 बजे, बड़ा 7-8 बजे बात हुआ। दूसरे दिन 10 बजे मैं सत्यापित करता हूं या नहीं करता हूं, वो देखे बगैर वो प्रिविलेज का मोशन लेकर आ गए। साइमल्टेनियसली मैंने भी 11 बजे, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट था जो बताता था कि 1948 से 86 तक प्रधानमंत्री राहत कोष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पदेन मेंबर होते थे, वो डॉक्यूमेंट बता दिया, पार्लियामेंट के फ्लोर पर रखा। इसके कारण उनकी प्रिविलेज मोशन रिजेक्ट हो गई, कर दी गई है नहीं, मेरिट्स में रिजेक्ट हुई। और इन्होंने आपत्ति भी नहीं ली, सिर्फ आप आपत्ति ले रही हो। तो आप डिटेल नहीं बताना चाहते कि प्रधानमंत्री के जो रिलीफ फंड में लेखा जोखा है वो डिटेल बताना नहीं चाहते? प्रधानमंत्री रिलीफ फंड कांग्रेस के जमाने में बना था, इसका ऑडिट नहीं होता था। हमने पीएम केयर फंड बनाया है, इसका ऑडिट भी होता है, लेखा जोखा भी होता है, और इसको संभालने वाले आईएएस अफसर होते हैं, हम लोग नहीं संभालते हैं। भारत सरकार के चुने हुए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर इसके मेंबर हैं। जो चुनकर आएगा वो उसका मेंबर रहेगा। हमने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को नहीं रखा है। हमारा कामकाज ट्रांसपेरेंट है, उसका ऑडिट भी होता है और पूरी दुनिया के सामने ऑडिट उजागर भी होता है। एक सोसाइटी है, सोसाइटी के एक्ट के हिसाब से हम बैलेंस शीट भी सबमिट करते हैं। राहुल गांधी ने बहुत सवाल उठाए थे जो इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के मामले थे। पहले उसमें चीफ जस्टिस होते थे, अब नहीं होते। तो मैं पूछना चाहती हूं कि चीफ जस्टिस को हटाने का आपका रीजन क्या है? देखिए नाविका जी, मेरी कम से कम आपके तो रिक्वेस्ट है कि ऑपोजिशन जो बोलता है इसको फेस वैल्यू पर मत लीजिए।
इस गंभीर प्रकार के लोग नहीं हैं। अब मैं आपको बताता हूं क्या हुआ था। कांग्रेस के जमाने से कोई कमेटी नहीं थी, प्रधानमंत्री के सिग्नेचर से इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट, कोई कमेटी भी नहीं थी। फिर कोई कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि भाई इसके लिए कानून लाना चाहिए, और जब तक कानून नहीं होता है तब तक प्रधानमंत्री, लीडर ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कमेटी रहेगा। ठीक है, हम कानून लेकर आए और कानून के तहत हमने कमेटी बनाई कि प्रधानमंत्री, लीडर ऑपोजिशन और कोई एक मंत्री जो प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे उनकी कमेटी होगी। और इसके नीचे पैनल बनाने के लिए 1.5 साल जो एप्लीकेशन आएगी उसमें 9 सचिवों की कमेटी बनाई, सेक्रेटरीज की। वो उसको शॉर्टलिस्ट कर एक पैनल देगी, पैनल में से ऊपर जो कमेटी बैठेगी एक सिलेक्ट करेगी। फिर इसको चैलेंज करा, कोर्ट में मामला गया, कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने मामले को जब सीज किया तब उन्होंने कहा तब तक ये अपॉइंटमेंट न हो ऐसा ऑर्डर करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम कोई स्टे नहीं देते, हम कानून पर विचार करेंगे, तब तक अपॉइंटमेंट हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और उसके बाद में हमने मीटिंग बुलाई और ऑर्डर करा। अब इसमें हमने किसको निकाला, क्या निकाला? ये तो टेम्पररी अरेंजमेंट था। उन्होंने हमें कानून बनाने को कहा था तो कानून हमने बना दिया। लेकिन परसेप्शन तो यही है कि एक सरकार के परसेप्शन तोड़ने के लिए तो मैं आया हूं। गलत परसेप्शन चल रहा है। मैं फिर लौटती हूं उसी सवाल पर, क्योंकि एक परसेप्शन यह है कि एक कमेटी जो चूज करेगी इलेक्शन कमिश्नर, उसमें 2 एक ही पार्टी के, एक ही सरकार के सदस्य होंगे और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो आप पहले ही मेजॉरिटी में हैं, मीटिंग करें या ना करें आप ही की चॉइस बनेगी। फिर तो कल आप कहोगे कि कैबिनेट सचिव भी एक ही पार्टी का आदमी तय करता है, गृह सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी भी एक ही पार्टी, वित्त सचिव भी एक ही मिनिस्टर तय करता है, प्रधानमंत्री तय करता है। ऐसे कैसे होता है देश? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक्ट है। इलेक्शन कमीशन अपॉइंट होने के साथ ही उसको संवैधानिक संरक्षण मिलता है, उसकी स्वायत्तता तय होती है। और इसी तरह से अगर हम सब पर शक करते जाएंगे तो कुछ नहीं हो गया। तो स्पीकर भी एक पार्टी से चुनकर आते हैं, एक ही पार्टी से चुनकर से। कोई चीफ जस्टिस बनता है तो पहले लॉयर होता है, अनेक लोगों के केस लड़ा हुआ होता है, ऐसा नहीं है। मगर जब वो शपथ लेता है संविधान की, तो संविधान की शपथ लेने के साथ ही उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, न्यूट्रलिटी के साथ काम करने के लिए अनेक अधिकार दिए हैं। इतनी शंकाओं से डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। लेकिन तो आप आगे बढ़ते बढ़ते जाओगे कि इसने कभी भाजपा को वोट दिया था। ऐसे नहीं हो सकता। जब कोई भी रिस्पॉन्सिबल आदमी एक पद पर बैठता है, पद के अपने दायित्व को समझता है, इसकी शपथ लेता है, तो अपने आप न्यूट्रलिटी आती है। न्यूट्रलिटी आप कह रहे हैं, आप कंपैरिजन कर रहे हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी से, वो तो पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव है, ब्यूरोक्रेसी पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव है। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, उसे देश में चुनाव कराने हैं और सिर्फ एक पार्टी को नहीं उसमें इन्वॉल्व करना है, देश की जितनी पॉलिटिकल नाविका जी ये एंडलेस है। बाद में कहोगे